श्रोताओं नमस्कार। अगर हम मानव समुदाय की, मानव समाज के उद्विकास की बात करें तो प्राचीन युग से वर्तमान तकनीकी युग तक हमने बहुत प्रगति की है। एक लंबा समय, एक लंबी यात्रा रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट की खोज से लेके आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G तकनीक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चौपालों के जमाने से लेके आज सोशल मीडिया तक हम लोगों ने यात्रा कर ली है। आज के समय में अगर हम बात करें तो बढ़ते तकनीकी युग में साइबर सुरक्षा एक मुख्य चुनौती के रूप में हमारे सामने है। आज इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीकानेर जिले की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम जी को। आकाशवाणी बीकानेर की तरफ से हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें तकनीकों का तो तकनीकों का तीव्र विकास हुआ है जी, लेकिन जागरूकता की यदि हम बात करें तो जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण है कि साइबर अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर अपराध मुख्यतः क्या हैं? साइबर अपराधों की श्रेणी में कौन कौन से अपराध आते हैं? इन्हें सामान्य शब्दों में हम कैसे समझें? देखिए, आज का जो हमारा युग है, जैसा कि आपने कहा कि तकनीकी एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है और इतनी तेज़ी से हो रही है जी। कि क्राइम का जो पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है जी। जो अक्सर हीनियस ऑफेंसेस या 420 के जो केस होते थे, किसी के साथ फ्रॉड होना, वो भी आजकल दो व्यक्तियों के बीच में आमने सामने ना होकर वो तब्दील हो गया है इंटरनेट के माध्यम से, या साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम जिसे हम कहते हैं जी। तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो किसी भी क्राइम को करने के लिए यदि इंटरनेट या कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। जैसे आपको कोई फ़ोन आया कि भाई आपने इतने दिनों से अपना बिल पे नहीं किया है, तो आपको एक OTP आया होगा, आप हमें बता दें तो आपका बिल पे हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, और आप OTP बता देते हैं, आपके पैसे निकल जाते हैं। ये एक साइबर फ्रॉड है। आपने कोई फेसबुक पे अपनी एक फ़ोटो डाल रखी है जिसको मॉर्फ करके किसी ने किसी अश्लील साइट पे डाल दिया और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये एक साइबर फ्रॉड है या साइबर क्राइम है। तो इस तरीके से आप फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ करके किसी और व्यक्ति की पहचान लेकर किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उनके साथ कोई रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं, और वो आपसे इस विश्वास में कि वो फला व्यक्ति मेरा दोस्त है जो आप इम्पर्सनेट करके बन रहे हैं, तो ये भी एक साइबर क्राइम है। तो जिस भी क्राइम को करने के लिए, वो क्राइम कुछ भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकता है, ठगी हो सकती है, या आपके साथ कोई और अन्य तरीके का क्राइम भी हो सकता है, वो यूज़ करने के लिए अगर आपने मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है तो आम भाषा में हम उसको साइबर क्राइम कहते हैं। जी जी, बहुत एक विस्तृत व्यापक दायरा है साइबर अपराधों का। अगर हम आज के समय में देखते हैं तो बच्चों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट आज बहुत कम उम्र में ही आ जाते हैं। बहुत से अनुशासन माता पिता रखते भी हैं, उसके बाद भी कई गतिविधियां ऐसे हैं जहां पर शायद चेक लगाना माता पिता के भी वश में नहीं है। यही कारण है कि चाहे ऑनलाइन गेमिंग के चलते हो या अलग अलग तरीकों से हो, बच्चों के प्रति भी साइबर अपराध बढ़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता को भी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट जाती है तो इसे कैसे डील करें, कैसे बच्चों को समझाएं, और क्या सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के मामलों में करती हैं? देखिए, आपने जो कहा कि बच्चों के हाथ में मोबाइल, और ये कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा हो गया जी। पहले फिर भी कम था, लेकिन जैसे ही कोविड आया तो सारे स्कूल्स का, कॉलेजेस का एजुकेशन मटेरियल सारा इंटरनेट पे या फोन के माध्यम से शुरू हो गया। VC के माध्यम से स्कूलों ने अपनी क्लासेस लेना शुरू किया। तो माँ बाप की एक मजबूरी कहिए या कंपल्शन कहिए कि उनको एक टैबलेट या फोन लेकर देना ही पड़ा बच्चे को, जिससे कि वो अपनी क्लासेस और अपनी सारी चीजें अटेंड कर सकता था या कर सकती थी। पर इस माध्यम को फिर साइबर क्राइम करने वालों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनको ये पता है कि आज के युग में मोबाइल हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति स्मार्टफोन लेकर घूम रहा है। कीपैड वाले फोन तो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि स्मार्टफोन के माध्यम से, या आपने जैसा अपने उद्बोधन में भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इतनी ज्यादा चीजों को कैप्चर कर लिया गया है कि उससे वापस जाना बहुत मुश्किल है जी। पर जो माँ बाप या अभिभावक जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, सबसे पहले आप ये देखें कि वो सोशल मीडिया पे ना हो जी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो स्मार्टफोन का आज यूज़ हो रहा है या मिसयूज हो रहा है बच्चों के द्वारा, वो है सोशल मीडिया पे रील्स बनाने का या अपनी फोटोज, अपनी दिनचर्या को डालने का, जिसकी वजह से बहुत बार उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे होती है जी। कोई व्यक्ति अगर, स्पेशली अगर आपकी बेटियां हैं, अगर कोई स्टॉकिंग कर रहा है आपकी बच्चियों की, तो उसे पता है कि बच्ची कहाँ कहाँ कब कब किस किस समय पर जाती है जी। तो हम जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों की, क्योंकि आजकल बच्चों में ये
बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि मेरी फोटो पे कितने लाइक्स हैं और उसकी फोटो पे कितने लाइक्स हैं। उस चीज को चलते हुए जो इन्फ्लुएंसर्स का युग आया कि हमारे इतने मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए और ये है वो है, तो वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो स्ट्रिक्टली माँ बाप एक स्टैंड ले लें कि भाई आप नहीं करेंगे जी। क्योंकि ये एक ऐसी 16 से 18 वर्ष की एक ऐसी आयु है कि आप देखते हैं इसमें बच्चे बहुत कुछ सही या गलत समझने में गलती कर जाते हैं और वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि वो अपने माँ बाप से, उनको लगता है कि माँ बाप जो कह रहे हैं वो गलत है, या वो एडोलेसेंस की जो एज है वो पीयर ग्रुप के प्रेशर में आकर गलत करना। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा शिकार हमारे जो आजकल के छोटे बच्चे हैं जो स्पेशली वयस्क अभी नहीं हुए हैं जी, 18 और 21 साल के नहीं हुए हैं, या जो लीगल मेजर की जो एज है जो कानून ने तय करी है उसके नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको एक आम व्यक्ति या हमारे जनरेशन का व्यक्ति जब उस उम्र में था तो उससे कहीं ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा उनके पास एक्सपोजर है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरनेट पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं। अगर उसे यूज़ किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर उसकी मिसयूज़ के चांसेस ज़्यादा हैं और आप ही का बच्चा वो विक्टिम बन जाए साइबर क्राइम का, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि हमें सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया इतना नहीं पता होता हमारे अकाउंट्स का, तो छोटे बच्चों के अकाउंट्स को मिसयूज करके या उनके अकाउंट के माध्यम से साइबर फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करते हैं जी। क्योंकि इनको पता है कि अगर हम एक अकाउंट बनाते हैं तो आज उस अकाउंट को पुलिस ट्रैक करके उसके यूजर तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन अगर सपोज तेजस्विनी ने श्याम का आईडी मिसयूज करके कोई क्राइम किया तो पकड़ा श्याम ही जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा कि तेजस्विनी ने उसको हैक करके किया था। तो इसीलिए इस तरीके की चीजों से बचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम तो ये है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हम सोशल मीडिया पे ना रखें और इंटरनेट यूज करना, मोबाइल यूज करना अपने पढ़ाई के लिए और अपनी क्लासेस के लिए उनकी मजबूरी है तो वो उनको यूज करना है, लेकिन हम ये कोशिश करें कि जितने भी हमारी प्रिवेंशन की जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो आमतौर की भाषा में हम कहते हैं कि आप अपनी पर्सनल जानकारी किसी को ना दें जी। हम जब मोबाइल का युग नहीं था, हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो आपको हमेशा याद होगा कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को कहते थे कि भाई अनजान व्यक्तियों से बातचीत मत करना, उनके हाथ से कोई खाना मत लेना। तो आज वही चीज साइबर डोमेन में शिफ्ट हो गई है कि स्ट्रेंजर्स से आप लोग बिल्कुल बात ना करें, स्ट्रेंजर्स से आप अपनी चीजें, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कतई शेयर ना करें और बच्चों के ऊपर माँ बाप को थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 16 से 18 की एक ऐसी उम्र है जिसमें सबसे ज्यादा, हम बीकानेर में भी ये फील कर रहे हैं और ये इंडिया में भी स्टडीज में कई बार आया है कि साइबर क्राइम विक्टिम्स एज वेल एज परपेट्रेटर्स, यानी क्रिमिनल्स और विक्टिम्स दोनों ही इस उम्र के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं जी। बिल्कुल, डिजिटल अनुशासन भी समय के साथ अनिवार्य हो चला है, ये एक मुख्य बात हमारे इस चर्चा से आज निकल के आती है। अगर हम बात करें हमारी बालिकाओं की और महिलाओं की, तो साइबर जो अपराधों का दायरा है उसमें ये भी एक मुख्य अपराधों में शामिल है जी। बिल्कुल, और इनके साथ एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये भी जुड़ा है कि अगर कोई साइबर अपराध महिलाओं के प्रति घटता है तो कहीं ना कहीं एक परिवार गोपनीयता के चलते या अपनी पहचान उजागर ना हो जाए, इस डर के चलते कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पास जाने से कतराते हैं। मान लीजिए अगर कोई घटना ऐसी घट भी गई है तो इसे कैसे हम पुलिस तक जाएं, कैसे क्या करें, कुल मिला के इन तरह के विषयों। देखिए, आपने बहुत सही टॉपिक पे सवाल किया है। कई बार हम ये देखते हैं, और ये केवल साइबर क्राइम के लिए नहीं है, घरों के अंदर होने वाले महिलाओं के अपराधों में भी महिलाएं चुप्पी साध लेती हैं जी। वो पुलिस के पास नहीं आती हैं और स्पेशली साइबर क्राइम के जैसे इंसिडेंट में तो उनको और ये लगता है कि हम अगर बता देंगे या वो जो घर की इज्जत है या बाहर सोसाइटी में हम क्या करेंगे, समाज क्या कहेगा। बट उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही एक सरल तरीका डिपार्टमेंट ने, हमारी सरकारी एजेंसीज ने निकाला हुआ है। एक तो है हमारी हेल्पलाइन नंबर 1930 जी। मैं दोबारा बताना चाहूंगी, हेल्पलाइन नंबर 1930। ये पूरी इंडिया में एक टोल फ्री नंबर है जिसमें आप कहीं पर भी अगर साइबर क्राइम आपके साथ होता है तो आप इस पे तुरंत कॉल करके अपने अकाउंट को या अपने सोशल मीडिया अकाउंट को फ्रीज करा सकते हैं, तो इकोनॉमिक लॉस आपका होने से बच सकता है जी। बीकानेर पुलिस की जो साइबर रिस्पांस टीम है वो पूरी इंडिया में इसमें सबसे अच्छा काम कर रही है और लगभग अभी तक हमने 3 से 4 करोड़ रुपए लोगों के वापस उनके खातों में डलवाए हैं जी। अगर हम बात करें कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन की, कि मैं अपना नाम उजागर नहीं करना चाहता, मेरे साथ कोई गलत हो गया है, तो उसके लिए भी नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है MHA का, nationalcybercrime.gov.in। वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पे एक कॉलम आता है रिपोर्ट एनोनिमसली,
यानी आपका नाम, आपकी पहचान को गुप्त रखते हुए भी आप अपनी इंफॉर्मेशन के फलां नंबर से या फलां आईडी से मेरी फ़ोटो को मॉर्फ करके लगाया गया है फलां वेबसाइट पे, अगर आप वो भी डाल देते हैं तो हम उस फ़ोटो को डिलीट करवाकर उस कंसर्न्ड व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और उसके साथ फिर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है और आपका नाम गोपनीय रहेगा, क्योंकि उसमें रिपोर्ट एनोनिमसली विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम में ये एक स्पेशल फीचर सरकारी एजेंसीज द्वारा दिया गया है और किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम क्राइम करने से ज्यादा बड़ी गलती उस व्यक्ति की होती है जो उसके बारे में चुप रहता है या बताता नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये डर है कि मेरा नाम उजागर नहीं हो तो रिपोर्ट एनोनिमसली का फीचर आप यूज करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत हुआ है, क्योंकि वो साइबर फ्रॉडस्टर ऐसा क्रिमिनल है जो सिर्फ आपके साथ ये नहीं कर रहा, उसके बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं। जैसे हम साइबर फ्रॉडस्टर को उठा के लाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक एक नंबर से 1700 लोगों को ठगा हुआ है। तो एक व्यक्ति नहीं है, वो तो एक तरीके से घर में बैठा बैठा फोन कर रहा है, जिसके साथ उसका लक काम कर गया, जिसने अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको वो ठग लेता है। तो आपको ये चाहिए कि आप उसको समझें और ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर दिलवाएं। साथ ही अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तुम्हारी फोटो फलां जगह डाल दूंगा या मैंने तुम्हारी फोटो मॉर्फ कर ली है, या कई जगह आजकल सेक्सटॉर्शन भी एक बहुत बड़ा क्राइम बन गया है। तो अगर आपकी कोई अश्लील वीडियो कॉल पे उसने स्क्रीन मिरर करके रिकॉर्ड कर ली और उसको दिखाकर वो आपको डरा रहा है, तो ये बात आप तय मानिए कि तुरंत आप पुलिस को जैसे ही बताएंगे तो आपकी उस वीडियो को अपलोड होने से तो हम बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ उस साइबर फ्रॉडस्टर तक भी पहुंचने की हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि जितना जल्दी साइबर क्राइम रिपोर्ट होता है, साइबर क्राइम की एक खासियत है कि आप जितनी जल्दी उसको रिपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस होती हैं उसके ओपन होने की, उसके ट्रेस आउट होने की। आप जितना डिले करेंगे उतनी ही कम चांसेस हो जाती हैं उसकी ट्रेस आउट होने की। तो इसीलिए एनोनिमसली वाला ऑप्शन भी है जो डर रहे हैं या अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते, और 1930 का ऑप्शन भी है जो एक टोल फ्री नंबर है जो पूरे इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप लोगों से मेरी आकाशवाणी के माध्यम से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग अगर इस तरीके की किसी भी फ्रॉड के या तो शिकार होते हैं या आपको पता चलता है आपका कोई दोस्त या परिवारजन हुआ है, तो कृपया करके उसको पुलिस को रिपोर्ट जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण बात मैम आपने ये बताई कि अगर मान लीजिए कोई शिकार हो भी जाता है तो उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और ये जानना चाहिए सभी लोगों को, ताकि लोग पुलिस तक जाने से ना कतराएं और समय पर अपने जो अपराध हुए हैं उनको रिपोर्ट करें। आज इंटरनेट के दौर में हम लोग जिसे कहें कि हमारी आदतों में भी कुछ बदलाव हुआ है। आज हमारी अर्थव्यवस्था कैशलेस हो चली है। आज मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैशलेस हो रहे हैं। यही वो डोमेन है जहां पर जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं अपराध कर देते हैं और इनका मुख्य टारगेट कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग हैं। कारण उनका ये है कि तकनीक से उतना सामंजस्य नहीं बैठा पाते या उम्र के उस पड़ाव पर इतना त्वरित रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। यही वो लोग अपराधी जो हैं उनको शिकार बनाते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रॉड्स का। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की बातों का ध्यान रखा जाए जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार के फोन कॉल पे अगर अपनी जानकारी दे रहे हैं तो किन मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम इन अपराधों से बच सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, ये हर बैंक, हर सर्विस प्रोवाइडर, हर टेलीकॉम कंपनी, हर जो वेरीफाइड ऑनलाइन शॉपिंग की साइट है, वो सब यही कहते हैं कि हम आपसे कोई भी आपकी निजी जानकारी नहीं मंगाते हैं। ना तो आपसे कभी कॉल पर, ना ईमेल पर, ना एसएमएस पर, कभी भी कोई भी जो वेरीफाइड सोर्स है वो आपसे कभी भी आपकी निजी जानकारी, आपकी केवाईसी, आपकी ओटीपी, आपका एड्रेस, आपके अकाउंट नंबर्स कभी भी नहीं मांगेंगे। इनफैक्ट कई बार हम लोग ये देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी लोग अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं। उसकी जगह सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए करें। आजकल बहुत सारी जो वेरीफाइड साइट्स हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी का माध्यम आपको देती हैं। उससे एक तो ये होता है कि आपने अगर ऑर्डर कर भी दिया और सपोज वो फ्रॉड साइट थी तो आपने कैश ऑन डिलीवरी किया तो इकोनॉमिक लॉस आपको कुछ नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि साइट ही फर्जी थी। यदि आप उसकी प्री पेमेंट कर देते हैं तो अगर फर्जी साइट हो तो एक इकोनॉमिक लॉस आपका हो जाता है। तो इस तरीके की चीजों से हमेशा हमें बचना है और हमें ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यूज करना है। अब जैसे इतनी जरूर लोगों में जागरूकता हो गई कि ओटीपी अपना किसी को नहीं बताना, बट आजकल लोग क्या करते हैं कि लोग जो फ्रॉडस्टर हैं या जो अपराधी हैं, साइबर अपराधी, वो आपको
कॉल करके डायरेक्टली आपसे आपका OTP नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे कि हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करके प्लीज हमारा फीडबैक भर दीजिए कि आपको हमारी कॉल कैसी लगी, हमारा आपको रिस्पॉन्स कैसा लगा। तो जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो उस लिंक से एक वायरस आपके कंप्यूटर में या फोन में या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसमें एंटर करता है जी। आजकल ये भी बहुत बड़ा फीचर है कि हर फोन जो है एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से लिंक्ड है। आप जैसे ही कोई भी फोन नया भी खरीदते हैं तो आपको अपना अकाउंट वहां बनाना होता है और वो एक ईमेल आईडी से लिंक होता है। उस ईमेल आईडी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके फोन पे रहती है जी। आपने कब कब कौन सी वेबसाइट विजिट की है, आपने कौन सा पासवर्ड उस वेबसाइट में डाला है, ये तक वहां पे रिकॉर्ड रहता है। डिजिटल फुटप्रिंट की सबसे बड़ी खामी ये है कि हम चाहे फोन को फॉर्मेट कर लें, हम चाहे उस चीज को डिलीट कर लें, उसका डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा रहता है। डिजिटली उसको हमेशा अगर कोई समझदार फ्रॉडस्टर है तो रिकवर करने की स्थिति में है। तो किसी भी अननोन नंबर से, या अगर वो व्यक्ति ये भी कहे कि मैं फलां बैंक से हूं और आपका अकाउंट हमारे बैंक में है और हम बस ये देख रहे थे कि आप सबसे अच्छे हमारे कस्टमर हैं, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं बैंक की सर्विसेज को कैसे बेहतर किया जा सके, आप हमें प्लीज इस लिंक पे क्लिक करके फीडबैक फॉर्म भरें, तो कतई करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी वेरीफाइड बैंक है, वेरीफाइड साइट है, वो सारी चीजें आपसे कभी भी इस तरीके की काम करने के लिए नहीं कहेंगी। और अगर वो ऐसा कुछ कहते भी हैं तो आपका जो ओरिजिनल नेट बैंकिंग अकाउंट है उसके ऊपर आपके पास कुछ आएगा, वो भी आप अपने बैंक से वेरीफाई करके ही आप किसी भी ऐसी चीज को इस्तेमाल करें। मोस्टली ये सारे साइबर फ्रॉड की टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप कभी भी किसी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो कृपया करके उसके वेब एड्रेस में, URL में HTTPS का जरूर ध्यान रखें। शुरू में www. से पहले जो एक शब्द आता है वो HTTPS होना चाहिए। S का मतलब सिक्योर है, अगर वो HTTPS है तो वो एक सिक्योर साइट है जी। आजकल HTTPS के माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि हम 90% फ्रॉड को अगर हम सिक्योर वेबसाइट पे जा रहे हैं तो हम बचा सकते हैं। इसके साथ साथ हम कभी कभी देखते हैं कि जैसे अगर मेरे साथ कोई गलती हो ही गई या मैं अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड भूल गया, तो मैं हेल्पलाइन नंबर गूगल पे डालता हूँ, गूगल की सर्च इंजन पे मैं डालता हूँ कि सपोज मेरा बैंक ABC बैंक है, कि ABC बैंक की हेल्पलाइन नंबर। तो सबसे पहला रिजल्ट जो आता है वो जनरली अगर आप देखेंगे तो उसके साइड में लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे AD लिखा होता है, एड। लेकिन हम वो नहीं देख के हेल्पलाइन नंबर ABC बैंक का देख के उसको क्लिक कर लेते हैं, उसी पे टोल फ्री पे कॉल कर लेते हैं। जनरली वो नंबर किसी साइबर फ्रॉडस्टर का होता है। वो आपने क्योंकि इसलिए किया कि मेरा नेट बैंकिंग पासवर्ड ही मैं भूल गया हूं, तो वो जब आपकी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आप देते चले जाते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो कृपया करके जब भी आप किसी भी सर्च इंजन पे कुछ सर्च करें तो वो देख लें कि वो एक सिक्योर वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई AD करके तो नहीं लिखा हुआ, वो कोई फ्रॉड वेबसाइट या फ्रॉड नंबर तो नहीं है। सही जांच पड़ताल कर कर ही उसको चीज को करें। और आपने जैसा कि कहा कि मैक्सिमम हमारे विक्टिम्स जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो हैं, इससे मैं आपको डिफर करती हूँ कि कई बार जो हमारे नए बच्चे जो बिल्कुल यूथ हैं, 20 से 25 साल की उम्र के, या घर में गृहिणियां हैं, ये भी बहुत सारी साइबर क्राइम की शिकार होती हैं। बल्कि हमने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए अफसर हों, चाहे वो बैंक के रिटायर्ड मैनेजर्स हों, इन सब लोगों को भी इनके साथ साइबर फ्रॉड होते हुए देखा है। तो साइबर फ्रॉड बेसिकली सिर्फ आपके दिमाग की उस पॉइंट को टच करता है फ्रॉडस्टर, जिससे कि आप बता दें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लालच और लापरवाही, ये दो जो ल हैं हमारे, अगर हम इनसे बच सकते हैं, आपकी कोई लॉटरी लग गई है, आपको कोई फ्री पैकेज दे रहे हैं, ये लालच है। और लापरवाही के आपसे किसी ने कोई आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने दे दी। तो लालच और लापरवाही किसी भी एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों चीजों से बचना है। अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, उसके कैंप्स बीकानेर में चल रहे हैं, और बीकानेर पुलिस द्वारा ये एक नवाचार करते हुए हम पैम्फलेट्स, साइबर क्राइम और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले क्राइम की जो प्रिवेंटिव एक्शंस हैं और लीगल रिकोर्सेज हैं कि अगर हो भी जाए तो कैसे आप पुलिस तक पहुंचे, उन हेल्पलाइन नंबर्स और सबके साथ हमने पैम्फलेट तैयार किया है, जो हम हर महिला, हर बच्ची जो इन कैंप्स में आ रही है उसको दे रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया के जो वेरीफाइड हैंडल्स हैं ब्लू टिक वाले, उन पे भी हमने इनको अपलोड किया है। तो आपके माध्यम से मैं
सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगी कि आप जाएं, उन्हें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें और अपडेटेड रहें। साइबर फ्रॉडस्टर हर बार नई तकनीक यूज कर रहा है फ्रॉड करने की, तो हमें भी अपडेटेड रहने की जरूरत है। और आपने दूसरा सवाल किया कि अगर आपके साथ फिर भी साइबर क्राइम हो जाए, 95% ऑफ साइबर क्राइम, एक स्टडी हुई थी वो ये बताती है यूएन की कि 95% ऑफ साइबर क्राइम हैपेंस ड्यू टू ह्यूमन एरर, यानी हमारी लापरवाही की वजह से, इंसान की गलती की वजह से 95% साइबर क्राइम होता है। 5% वो वाला क्राइम है जो बहुत बड़े लेवल का है, किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया या उनके साथ कोई फ्रॉड हो गया, वो आम जनता को वैसे भी अफेक्ट नहीं करता। तो 95% साइबर क्राइम अगर हम अपनी लापरवाही कम कर लें तो बचा सकते हैं। तो हमारे हाथ में है, ये एक ऐसा क्राइम है जिसको हम बिल्कुल रोक सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट की तरह ही साइबर क्राइम भी ऐसा है जो हमारे हाथ में है। अगर हम साइबर हाइजीन या जैसा कि आपने कहा साइबर अनुशासन फॉलो करें तो हम जरूर इस क्राइम को रोक सकते हैं। और अगर फिर भी 1% आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो ही जाती है तो जैसा कि मैंने बताया 1930 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पे कॉल करें, या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है MHA का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पे जाकर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और आपको तुरंत, अगर इकोनॉमिक साइबर क्राइम हुआ है तो आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा। और जितनी जल्दी आप 1930 पे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करेंगे, पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, उतनी ही ज्यादा चांसेस हैं उसकी ट्रेस आउट होने की और आपके इकोनॉमिक लॉस को कम करने की। डिजिटल तकनीकों के उपयोग में लापरवाही से बचना चाहिए। अपनी जो भी हम ऐप्स यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, उनके प्रति जागरूक रहना चाहिए। और किसी भी प्रकार की अगर कोई अपराध घटित हो जाता है तो पुलिस तक पहुंचने में हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। ये सब बातचीत साइबर अपराधों से हमें न केवल बचाती है, सुरक्षित भी रखती है। अगर हम बात हमारे बीकानेर जिले की करें तो बीकानेर जिला एक बॉर्डर जिला है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी लगती है। इस लिहाज से साइबर सुरक्षा यहाँ अधिक संवेदनशील है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हम देखने सुनने में आती हैं जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी होती हैं। इस स्थिति में बीकानेर क्षेत्र के लोगों को खास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये साइबर अपराध होते हैं, इनसे बचने के लिए अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का जिला है जी, और राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है। जब भी हम यहाँ पे अगर साइबर क्राइम की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाने के हिसाब से यहाँ पर काम करती हैं। बीकानेर में बहुत बड़ा आर्मी का, एयरफोर्स का, BSF का बेस है और राष्ट्रीय एजेंसीज यहाँ पर हमारे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इन एजेंसीज के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि उनसे भी कई ऐसी सूचनाएं लीक कराने के माध्यम से या उनको इफेक्ट करने के माध्यम से, उनको हाईजैक करने के माध्यम से भी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को टारगेट कर रहे हैं वैसे लोग काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो आम जनता बीकानेर की है, जो हम लोग हैं, सिविलियंस हैं, ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे घरों के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर रह रहा है। हमारे बहुत सारे यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री आप देखेंगे, सिटी में बहुत जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, बाहर के बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो पेइंग गेस्ट के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने आते हैं। हमारी बीकानेर धीरे धीरे सोलर हब बनती जा रही है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो लेबर के नाम से भी लोग यहाँ पे आते हैं बाहर के और रुकने के हिसाब से। लेकिन मेरा सभी आपके माध्यम से श्रोताओं से निवेदन रहेगा कि अपनी आंख और कान खुले रखें। बीकानेर वासियों की जिम्मेदारी किसी भी और जिले के वासियों से ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठे हैं। ना केवल हमारी बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का मैटर है, हमारे देश की सुरक्षा का मैटर है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको संदिग्ध लगता है तो तुरंत सूचना दें अपने नजदीकी पुलिस थाने को, या 112 या 100 नंबर, जो भी दोनों ही आजकल काम कर रहे हैं, 112 और 100, इस नंबर पर जरूर कॉल करें और बताएं। और अगर आपके घर में कोई पेइंग गेस्ट आप रखते हैं, आपके घर में कोई टेनेंट आप रखते हैं, तो ये जिम्मेदारी उस मकान मालिक की है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य हो। पुलिस वेरिफिकेशन कराना आपकी जिम्मेदारी है। और यदि उस टेनेंट या पेइंग गेस्ट द्वारा कोई भी क्राइम किया जाता है तो इसमें मूल रूप से मकान मालिक की सहभागिता को भी कानूनी तौर पर वैध माना गया है और मकान मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और पुलिस करेगी भी। तो इसलिए मेरा आप सभी से
निवेदन रहेगा कि यदि आप कोई भी टेनेंट रखते हो, कोई भी आप किराएदार रखते हो, कोई भी पीजी रखते हो, तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन, या कोई भी नौकर भी रखते हो, घर पे काम करने वाला व्यक्ति भी रखते हो, तो उसका वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन द्वारा कराया जाना आपकी जिम्मेदारी है, मकान मालिक की जिम्मेदारी है। और आजकल बहुत आसान हो गया है पुलिस वेरिफिकेशन कराना। हमारे राजस्थान पुलिस का राजकॉप सिटीजन ऐप है, RAJCOP, राजकॉप सिटीजन ऐप। इसको डाउनलोड करके टेनेंट वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है, आप वहां पे सीधा सीधा अपना फॉर्म भरें, उसकी फोटो और आधार कार्ड की कॉपी स्कैन करके डाल दीजिए और बहुत आसान है। आप बीट कांस्टेबल खुद आपके घर पे आके उसकी वेरिफिकेशन करके जाएगा, तो आपको तो घर से बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं है। और अन्यथा अगर आप राजकॉप सिटीजन ऐप पे नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर एक टेनेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के दीजिए। ये हर सिटीजन की, हर बीकानेर के वासी की जिम्मेदारी है। और यदि आपके मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको लगता है तो तुरंत 100 नंबर या 112 नंबर पर उसको रिपोर्ट करें। जी बिल्कुल, एक जागरूक नागरिक कहीं ना कहीं पुलिस की दक्षता को ही बढ़ाता है। अगर कोई भी घटना हमारे आसपास या घट रही है, उसको हम समय पर अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, सूचित कर दें, तो कहीं ना कहीं हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान देते हैं। आज साइबर सुरक्षा पर हमने विस्तृत चर्चा की। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को इसी संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं से बस एक ही निवेदन करना चाहूंगी, वो है जैसे कोरोना के टाइम पे हम सब ने कोरोना रिलेटेड हाइजीन फॉलो किया, हमने मास्क लगाए, हमने 2 गज की दूरी रखी, हाथ धोए बार बार, तो जब हम अपनी जिंदगी, फिजिकल जिंदगी के लिए इतना कर सकते हैं, तो साइबर क्राइम से बचने के लिए भी साइबर हाइजीन फॉलो करना बहुत आवश्यक है। हमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर डिसिप्लिन या साइबर अनुशासन का, साइबर हाइजीन का हमें हमेशा पालना करनी है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्पेशली बहन बेटियों के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल फोटोग्राफ्स आप कतई भी सोशल मीडिया पे ना डालें, उनका मिसयूज किया जा सकता है। अपने नेट बैंकिंग के और अन्य सभी पासवर्ड्स को सुरक्षित रखें, किसी से भी अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें, और जब भी कोई वेबसाइट विजिट करें तो सुरक्षापूर्ण तरीके से वो सेफ्टी मेजर्स अपनाते हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सारे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अपडेट रखते हुए, सेफ्टी मेजर्स के, एंटी हैकिंग सिस्टम्स को उनको यूज करते हुए आप करें। चाहे आप कोई भी ऑनलाइन गेम डाउनलोड कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट से कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए करें। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे तरीके हैं, उनको यूज करें, उनको मिसयूज नहीं करें और ना ही अपने आप को मिसयूज होने दें। तो यही मेरी आपके माध्यम से सबसे गुजारिश रहेगी, उम्मीद रहेगी। और यदि फिर भी अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो 1930 हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इस पे जरूर कॉल करके, और टाइमली, जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उतनी जल्दी आपको राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल, बीकानेर पुलिस की साइबर रिस्पांस टीम राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रेष्ठ कार्य कर रही है, ये भी हमारे श्रोताओं के लिए, बीकानेर वासियों के लिए एक बहुत ही आश्वासन है। इसके अलावा साइबर हाइजीन और साइबर डिसिप्लिन का मैसेज आज आपने दिया। आज साइबर सुरक्षा और अपराधों से जुड़ी इतनी विस्तृत और महत्वपूर्ण बातचीत पर आपने हमारे श्रोताओं के साथ आपके अनुभव भी साझा किए, जानकारी भी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।